हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीटेट 2020 ऑनलाइन बैच के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है NCF 2005 और वो सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही यूज़फुल आता है। और आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, तो वो चीज़ हम आज कवर करने वाले हैं। आज है हमारा डे 14। तो आज हम करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर ये आता ही आता है इससे क्वेश्चंस, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग का, बीएड, डाइट, आपका SCRT का, और कोई भी आपका एग्ज़ाम है, सीटेट, DSSB, यूपी टेट और नेट, सबसे NCF के बारे में पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ आज कवर करनी है। सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम NCF 2005 से। तो पहले देखेंगे कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। NCF 2005 के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उनका मीनिंग और उनके अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो चीज़ हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कि NCF के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो चीज़ भी हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे लर्निंग एंड नॉलेज एंड स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि अब स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर NCF की जो रिकमेंडेशंस हैं वो कैसे इंप्लीमेंट की गई हैं और कैसे ही इंपॉर्टेंट बताया गया है NCF 2005 को। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम NCF 2005 से। देखते हैं हम NCF 2005, दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसके अंदर क्या बोला गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, हमारी जो राष्ट्रीय रूपरेखा है, हमारा जो पाठ्यचर्या है, उसको बोला जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये क्या है, ये वन ऑफ द 4 NCF पब्लिश्ड, जो भी हमारे इससे पहले 4 नेशनल NCF पब्लिश्ड किए गए हैं, और ये जो NCF 2005 है वो 4th नंबर पर है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले कौन से पब्लिश किए गए हैं, कौन से ईयर के अंदर, तो वो हुए हैं 1975, 1988, 2000 एंड जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है 2005। तो इनमें से हम 4th करिकुलम पढ़ रहे हैं जो कि NCF 2005 है। तो इससे पहले जो इसके बारे में रिकमेंडेशंस थी 2005 के बारे में, वो ऑलरेडी 2000 के अंदर बता दी गई थी। तो यहाँ पर एक किसने बताया था और कैसे किसने पब्लिश किया था, किसने किया था, NCERT ने। तो यहाँ पे NCF 2005 क्या है कि एक हमारा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे ही पॉलिसीज़ गिवन है कि ये हमारा क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि बच्चों के जो भी इन्होंने क्या प्रमोट किया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्योंकि पहले बच्चों पे इतना बोझ था, हर एक चीज़ को पढ़ना, इतना सारा सिलेबस करना, देन उसको फिर मार्क्स के लिए सिर्फ बच्चे पढ़ते थे, तो उसको रिमूव करना NCF 2005 का एम था। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने भी इसके साथ काम किया, इस पे फोकस किया, और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में भी पार्ट लिया गया। तो उसके अंदर बेसिकली यही था, क्योंकि पहले जो था वो था टीचर सेंटर्ड अप्रोच था, कि हर एक बच्चा, पहले सिर्फ टीचर सेंटर्ड ही हमारा रूल चलता था, अब टीचर सेंटर्ड से हमें क्या पर लेकर आना था, स्टूडेंट सेंटर पर, लर्नर सेंटर पे हमें फोकस करना था। तो इसी वजह से कुछ रिकमेंडेशंस दी गई, कुछ हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर भी कुछ रिकमेंडेशंस दी गई, उसके अंदर चेंजेस लाए गए कि हम ये चीज़ रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि ये जो NCF है, अब टीचर सेंटर से बच्चा कहाँ पर चला जाए, स्टूडेंट सेंटर पर, क्योंकि अब सारा फोकस किस पे किया जाने लगा, स्टूडेंट्स के ऊपर। क्योंकि पहले सिर्फ टीचर्स पे बेस्ड थे, स्टूडेंट्स से जो टीचर ने पढ़ा दिया वही बच्चे ने सुन लिया, तो वो चीज़ अब नहीं होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ था ओवरऑल इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस लेकर आना, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का काम था। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया, द अप्रोच एंड रिकमेंडेशंस ऑफ NCF 2005 आर फॉर द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम। ये जो रिकमेंडेशंस और अप्रोच थी NCF 2005 की, वो किस लिए थी, पूरे ही एजुकेशनल सिस्टम के लिए थी ये। चाहे वो आपके जो बाहर से कुछ फॉरेन कंट्रीज से अडॉप्ट किए हों प्रिंसिपल्स, या आपके कॉलेजेस या हायर एजुकेशन, जितने भी स्कूल लेवल पर जितना भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस लाने वाली बात थी, वो किसके अंदर बात की गई है, NCF 2005 के अंदर। और इसी पे ही फोकस किया गया था कि ओवरऑल इंडिया की जो भी एजुकेशनल सिस्टम है उसको चेंज करना है, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर जितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा उतने ही बच्चे आगे बढ़ेंगे और उतना ही जल्दी हमारा जो इंडिया है वो डेवलप होगा।
नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स इसके एनसीएफ 2005 के। इसके अंदर और क्या बोला गया कि एनसीएफ 2005 हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस। अब जो एनसीएफ 2005 है उसको कितनी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया? 22 लैंग्वेजेस के अंदर। ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि इन पॉइंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड इन्फ्लुएंस द सिलेबस इन 70 स्टेट्स। 17 स्टेट्स के अंदर जो सिलेबस था वो चेंज किया गया, और इसके अंदर जो उसको किस के अंदर ट्रांसलेट किया? 22 भाषाओं के अंदर। नेक्स्ट, द एनसीईआरटी गेव अ ग्रांट ऑफ ₹10 लाख टू ईच स्टेट। अब ये जब एनसीईआरटी 2005 आया तो इसके अंदर हर एक स्टेट को एनसीईआरटी ने क्या किया? 10 लाख रुपए ग्रांट किया, मतलब दिए उनको, कि वो क्या प्रमोट करें? एनसीएफ इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, कि उस अपनी जो उस स्टेट की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज के अंदर एनसीएफ को प्रमोट करें। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने हर स्टेट को कितने दिए? 10 लाख रुपए। एंड टू कंपेयर इट्स करंट सिलेबस विद द सिलेबस प्रपोज्ड। और उन्होंने क्या बोला? जो भी करंट सिलेबस है और जो एनसीएफ के अंदर सिलेबस बोला गया है उसको कंपेयर करना है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये भी एनसीएफ के अंदर बताए गए हैं। दिस एक्सरसाइज इज़ बीइंग कैरिड आउट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ। और ये जो पूरी कार्यक्रम हुआ था, एक्सरसाइज हुई थी, ये कैसे हुई? किसके इन्वॉल्वमेंट के साथ हुई? एससीईआरटी। एससीईआरटी क्या होता है? जितने भी हमारे जो स्टेट्स के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम बोलते हैं एससीईआरटी और डाइट, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड डाइट की है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट था हमारे एनसीईआरटी के साथ एनसीएफ को बनाने के अंदर। 2005 को जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं तो उसके अंदर इनके साथ ये दोनों ने भी इन्वॉल्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये जो एनसीएफ ने उन्होंने किस बारे में बात की है, कि कुछ कॉमन सोर्सेज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट बताए हैं, कि बच्चों को कौन से फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहे थे, वो फेस कर रहे थे एनसीएफ में, फिर क्या चेंजेस लाए गए, किस बेस पे चेंजेस किया गया। क्योंकि पहले बच्चों को पूरी बुक्स लेके जानी पड़ती थी क्लास स्कूल के अंदर, और बच्चे क्या करते थे, चाहे उसका पीरियड हो या ना हो, उसकी क्लास लगे या ना लगे, पर बच्चों को फिर भी पूरी बुक्स लेके जानी पड़ती थी। तो बच्चों का जो बस्ता था वो बहुत ही भारी था, तो उनके जो शोल्डर्स थे उनके पर बहुत ही हैवी बर्डन था। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब स्कूल्स के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट जैसे कि हो गया बुक्स का, रीडिंग राइटिंग, ये भी बहुत कमियां थी स्कूल के अंदर। लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल। अब जो बच्चों के घर से जो स्कूल का रास्ता था वो बहुत ही दूर का था, तो यहाँ पे उन्हें बहुत पैदल चल के जाना पड़ता था। तो उसके लिए भी इन्होंने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशंस दी गई कि जैसे कि अब स्कूल जो है बच्चे के 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए अगर प्राइमरी स्कूल है तो, और अगर हमारा जो उससे हायर स्कूल है तो वो कितने रेंज के अंदर होना चाहिए? 2 to 3 किलोमीटर्स के अंदर होना चाहिए स्कूल्स। तो ये ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स भी ऐड किए गए हैं एनसीईआरटी 2005 के अंदर। जितने भी बेसिक डिस्कम्फर्ट्स थी, जितने बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसको रिमूव करने के लिए। Badly designed furniture that gives children inadequate back support and cramps their legs and knees। अब उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बेंचेस जिसे हम बोलते हैं बैठने के लिए, अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो बच्चे अपने स्टडीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो वो बैडली डिज़ाइन था, बच्चों को पीछे जो बैक सपोर्ट होता है वो चीज़ नहीं मिल रही थी। उनके लेग्स में जो लेग्स हैं, उनके पैर हैं, उनके अंदर क्रैम्प्स आ रहे थे, घुटनों के अंदर आ रहे थे। तो इसको भी अब पूरा फर्निश्ड किए गए स्कूल्स, और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन किए गए। अब आपको तो पता ही होगा, जब से ये आप सरकार आई है तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा कर दिया गया है, उनकी लुक, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है उनको बढ़ा दिया गया है। तो अब गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट की तरह नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से डिस्कम्फर्ट बच्चे जो हैं फेस कर रहे थे। वो थे टाइम टेबल्स दैट डू नॉट गिव यंग चिल्ड्रन इनफ ब्रेक्स। अब ऐसे टाइम टेबल बनाए गए थे स्कूल के अंदर कि बच्चों को प्रॉपर ब्रेक, जो भी उनका लंच ब्रेक होता है, कुछ एक रेस्टिंग टाइम होता है, वो चीज़ नहीं दी जा रही थी। और उनको बाहर खेलने के लिए भी उनका जो टाइम उन्हें नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बच्चा अगर बाहर खेलेगा नहीं, माइंड फ्रेश नहीं होगा, तो बच्चा अपने स्टडीज़ पर कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा।
तो ये चीज़ भी, और जैसे स्पोर्ट्स वगैरह गेम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी कई लड़कियों को बाहर निकाल दिया जाता था, तो यहाँ पर उसको भी एनकरेज किया जाने लगा कि अब बच्चे जो हैं हर एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाया जाए और बच्चों को प्रॉपर ब्रेक मिलने चाहिए, उनको खेलने का टाइम मिलना चाहिए और गर्ल्स को भी सारी ही एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट, बीटिंग, ऑकवर्ड फिजिकल पोस्चर्स, इसके अंदर क्या था कि बच्चों को पहले क्या बहुत ज़्यादा मार पिटाई होती थी, उनको कोई अगर वो काम नहीं करके आते हैं तो टीचर्स उनको मारती थी, पनिशमेंट ऐसी देती थी तो जिससे बच्चे हैरेस हो जाते थे और उनकी जो भी फिज़िकल पोस्चर जैसे कि बोलते हैं मुर्गा बनाना, खड़े कर देना या फिर उनको जो क्लोथ्स होते हैं उनको उतार देना, तो वो चीज़ बंद कर दी गई है। अब वो भी किसके अंदर बताया गया है, एनसीएफ 2005 के अंदर ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया है, पहले की तरह नहीं है। स्पेशली फॉर गर्ल्स द एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स, अब गर्ल्स के लिए अब वहाँ पे जो है सैनिटरी या टॉयलेट्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो प्रॉपर नहीं थी, तो एक प्रॉपर सैनिटेशन और टॉयलेट्स होनी चाहिए स्कूल के अंदर, जिससे भी कोई भी बच्चे को, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं हर एक जने की। तो ये चीज़ पे ध्यान दिया गया और अब हर स्कूल के अंदर एक सेपरेट टॉयलेट्स होती हैं, गर्ल्स की अलग और बॉयज़ की अलग। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ, कि अब प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अब एनसीएफ के बारे में कौन से क्या पर्सपेक्टिव है, किस बेसिस पर प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं एनसीएफ 2005 के। तो इसमें क्या बोला गया है, किस चीज़ को प्रमोट किया गया है, कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। अब जो बच्चे हैं, बच्चों की जो स्कूल से बाहर की लाइफ है उनकी रियल लाइफ के साथ उनको जोड़ना है, जिससे कि बच्चों को एक्सपीरियंस मिले, एक्सपोजर मिले बच्चों को, खाली सिर्फ क्लासरूम की जो स्टडी है उसके ऊपर बेस ना रहे बच्चों की जो क्लासरूम स्टडी है उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस के उनको साथ जोड़ना है, जिससे कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है और वो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी और भी बेहतर हो जाए। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रूट मेथड, अब जो बच्चे की लर्निंग है पहले हमें रट्टे से उसे दूर हटाना है। पहले क्या होता था, सिर्फ बच्चे को रूट लर्निंग कराई जाती थी कि उसको लर्न करना है, रट्टाफिकेशन जिसे बोलते हैं, रट्टा मनवाना है बस, कि बच्चे जैसे कि पेपर्स के अंदर वो नंबर ले आए और वो बच्चे पास हो जाए। रट्टाफिकेशन करने से कुछ नहीं होना, जब तक बच्चे की समझ नहीं बढ़ेगी तो बच्चा आगे नहीं कर पाएगा कुछ भी, तो उसके लिए हमें रूट लर्निंग मेथड को हटाना है। एंड एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, हमें करिकुलम को ऐसे एनरिच करना है, ऐसे बनाना है उसके अंदर तो जो भी हमारी टेक्स्ट बुक है उससे बाहर बच्चों को नॉलेज मिल पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक से बाहर, जो पुस्तक है उससे बाहर उनको नॉलेज मिल पाए, उनकी बाहरी नॉलेज भी होनी चाहिए, खाली टेक्स्ट बुक पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर बेस ना रहें बच्चे। Nurturing an overriding identity informed by carrying concern within the democratic polity of the country, अब बच्चों को क्या करना है, उनकी एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है बच्चों की कि जिससे कि जो ये विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, बच्चों को नर्चर करना है, ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इससे दूर करें बच्चों को, उनके ऊपर कंसर्न देना चाहिए कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको एजुकेशन जो उसका राइट है वो चीज़ उसको मिलना चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा गया है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, अब जो एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबल कर देने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को पेन पेपर टेस्ट ही देना है, बच्चों के मार्क्स के बेसिस पर ही उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। बच्चों का एग्जामिनेशन लेने के बहुत तरीके हैं, उनके टैलेंट्स, उनके स्किल्स, उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उनके ऊपर आप वर्क कीजिए, जिससे कि बच्चे की समझ बढ़े। एंड इंटीग्रेटिंग देम विद द क्लासरूम लाइफ, और उनको बच्चों को इंटीग्रेट करना है, उनको सम्मिलित करना है क्लासरूम लाइफ के साथ, जिससे कि बच्चे क्या है अपनी हर एक चीज़ों को शेयर कर पाएँ और क्लासरूम से भी बेहतर सीखें। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, लर्निंग एंड नॉलेज। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, जो करिकुलम है शुड फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे की जो भी मेंटल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल हर एक एस्पेक्ट को बच्चे की उस पर को फोकस करना चाहिए। जो करिकुलम है वो ऐसे मेंटेन किया गया है, ऐसे बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जिससे कि बच्चे का होलिस्टिक व्यू उसके अंदर लिया गया है। टू एनहांस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, जिससे कि बच्चे का जितना भी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो बढ़े।
एंड एज वेल एज विद द पीयर इंटरेक्शन, और बच्चे जो अपना पीयर ग्रुप है, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट करें। जितना बच्चा इंटरेक्ट करेगा उतना ही बच्चा सीखेगा, अपनी गलतियों को पढ़ेगा, अपनी गलतियों को महसूस करेगा। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। कंस्ट्रक्टिव हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या है? बच्चा खुद निर्माण करेगा, खुद डिस्कवर करेगा। तो जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग है, बच्चा क्या करेगा, एक पार्ट है करिकुलम का, कि बच्चे खुद से डिस्कवर करेंगे, खुद अपनी थ्योरीज, अपने जो भी उनके पॉइंट्स हैं वो खुद से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। डोंट मिसअंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन एज नॉलेज। अब बच्चे क्या हैं, जो मिसअंडरस्टैंड ना करें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को। तो ये कुछ लर्निंग एंड नॉलेज की है। सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनसीएफ ने कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बताया है और किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने इंक्लूड किए हैं टर्म्स। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने बहुत ही कि आप कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे हैं, किस लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो सब चीज़ें इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हमारा हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस, वर्क एंड एजुकेशन। तो वर्क एंड एक्सपीरियंस का हमारे पास सब्जेक्ट भी है। तो इन सब सब्जेक्ट के बारे में एनसीएफ 2005 ने डिस्कशन की है। तो हम आगे देखते हैं क्या डिस्कशन करी है। लैंग्वेजेस, अब उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है। अभी जो लैंग्वेजेस टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इट मीन्स कि ये ओवरऑल जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस, अब कहीं आपको कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आपको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे और आप आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेजेस क्या है? टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब इस लैंग्वेजेस के बारे में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया गया और जिसका नाम था 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसके अंदर क्या है? एम्फेसिस ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस पे किस पे फोकस किया गया? मदर टंग पे एम्फेसिस किया गया कि एक मीडियम है इंस्ट्रक्शंस का, जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो एक मदर टंग ही एक सहारा है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं और अपनी भाषा उनको समझा सकते हैं। तो ये एक मीडियम है। करिकुलम शुड कंटेन मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी ओनली इफ मदर टंग इज कंसीडर्ड एज सेकेंड लैंग्वेज। तो इसमें क्या बोला गया है? करिकुलम जो है उन्होंने मल्टीलिंगुअल मतलब कि बहुत सी भाषाओं को उन्होंने प्रोफिशिएंट माना है। और प्रोफिशिएंसी एंड ओनली इफ, कब? मदर टंग इज कंसीडर्ड एज सेकेंड लैंग्वेज। वो कब माना है प्रोफिशिएंट? जब मदर टंग को हम कैसे कंसीडर करें? सेकेंड लैंग्वेज के। फोकस ऑन ऑल स्किल्स, अभी जो लैंग्वेजेस है ये हर एक स्किल्स को फोकस करता है, क्योंकि इसके अंदर सारे आपके स्किल्स आ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, और आपके अंदर अपना जो ओपिनियन है, एक्सप्रेशंस हैं, वो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे के साथ, और उनके ओपिनियन और एक्सप्रेशन आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने दिया था। इसके अंदर क्या बोला गया है कि लैंग्वेजेस के ऊपर बात की गई है। द फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? टू बी स्टडीड मस्ट बी द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? या तो आपकी होगी मदर टंग। मदर टंग क्या हो गई? जो जहाँ पर आपने बॉर्न लिया है या जन्म लिया है जिस बच्चे ने, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो आपको बॉर्न होते ही आप सीखते हैं, जिस लैंग्वेज को आप सुनते हैं, उसे बोलते हैं हम मदर टंग। तो जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं उसी को बोला जाता है रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग। नेक्स्ट है सेकेंड लैंग्वेज क्या है? इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, मतलब कि जिस हमारी जो भी स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स के अंदर हिंदी बोली जाती है, द सेकेंड लैंग्वेज विल बी सम अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। उन स्टेट्स के अंदर तो फर्स्ट लैंग्वेज तो हो गई उनकी मदर टंग, और सेकेंड लैंग्वेज क्या हो जाएगी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, या तो इंग्लिश हो जाएगी या फिर जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वो हो जाएगी। एंड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, और जो जिन स्टेट्स के अंदर हिंदी नहीं बोली जाती है उनके अंदर सेकेंड लैंग्वेज क्या हो जाएगी? या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड लैंग्वेज क्या है इसके अंदर? थर्ड लैंग्वेज क्या है इसके अंदर? इन हिंदी
स्पीकिंग स्टेट्स द थर्ड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीड। तो इसमें क्या बोला गया है, जो भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं थर्ड लैंग्वेज क्या होगी उनके लिए, विल बी इंग्लिश और एनी मॉडर्न लैंग्वेज, या तो इंडिया की जो भी मॉडर्न लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश उसको कंसीडर किया जाएगा। और जो भी हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वो सेकेंड लैंग्वेज में अगर नहीं पढ़ी है तो वो थर्ड लैंग्वेज के अंदर आएगी। नेक्स्ट है, और जो भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसके अंदर थर्ड लैंग्वेज क्या हो जाएगी, विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीड एज द सेकेंड लैंग्वेज, या तो इंग्लिश हो जाएगी या फिर आपके जो भी आपने लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज अगर नहीं ली है तो वो आपकी थर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, अब किन सब्जेक्ट्स के बारे में एनसीईआरटी ने क्या क्या बताया है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या हो गया यहाँ पर, जो आपका गणित सब्जेक्ट है। तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू फोकस ऑन चाइल्ड रिसोर्स टू लिंक एंड रीजन टू विजुअलाइज अब्स्ट्रैक्शंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स है वो आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है वो हर एक चीज़ को लिंक करने की कोशिश करता है अपनी रियल लाइफ से और उससे रीज़न लेता है कि ये ऐसा अगर मैंने लिंक किया है तो क्यों किया है, किस बेसिस पे किया है, तो हर एक बात का उसको वो रीज़न चाहिए होता है और विजुअलाइज करता है, एब्स्ट्रैक्शंस एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो मैथमेटिक्स का यही एक मेजर रिफॉर्म आप कह सकते हैं कि विजुअलाइज उसको किया गया है, किससे, एब्स्ट्रैक्शन, जिसको आप माइंड के अंदर सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम्स को उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट है साइंस। साइंस क्या है यहाँ पर कि टीचिंग ऑफ साइंस टू फोकस इन मेथड्स। अब साइंस के अंदर भी बहुत मेथड्स, प्रिंसिपल्स, लॉज होते हैं एंड प्रोसेस दैट विल नर्चर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको आप सीख रहे हैं, अब उसका एक मेथड होता है प्रॉपर, तो उस मेथड को करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके अंदर एक एक्टिवनेस आ जाती है, क्यूरियोसिटी आ जाती है और क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो साइंस का यही फोकस है मेन। नेक्स्ट है एसएसटी, जिसे हम बोलते हैं सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस जो है वो एक अपना आप में ओवरऑल सब्जेक्ट है। कैसे कि ये जो है एक होलिस्टिक वे के अंदर पढ़ा दिया जाता है। कौन से सब्जेक्ट में, ईवीएस। ईवीएस के अंदर साइंस भी आती है, सोशल साइंस मिक्स होती है, इन्वायरमेंट के बारे में भी हम समझते हैं। तो सोशल साइंस क्या है, एक कंसिडर्ड फ्रॉम डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव विद रूम्स फॉर, और कैसे उसको कंसिडर किया गया है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये, मतलब अपने अंदर ही समाहित कर लेती है ये। ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट थीम्स, डिफरेंट थीम्स को अपने अंदर ले लेती है, इंटीग्रेट कर लेती है। नेक्स्ट है इनेबलिंग पैडागॉजिक प्रैक्टिसेस फॉर प्रमोटिंग थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये किस चीज़ को एनेबल करती है, पैडागॉजिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है, क्या, थिंकिंग प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग, और एक रिफ्लेक्शन को भी क्रिएट कर देती है ये, कि जो भी हमने पढ़ा है या पहले हमने जो पढ़ा था वो चीज़, तो एक डिसीज़न लेने में भी हेल्पफुल होती है हमारी एसएसटी। नेक्स्ट जो अदर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, आर्ट एजुकेशन। आर्ट क्या करता है, आपके जो भी ड्राइंग्स हैं, आपके डांस, विजुअल आर्ट्स, थिएटर, सब चीज़ को, रोल, ड्रामा, रोल प्ले, सब चीज़ इंक्लूड कर देते हैं आपके अंदर। स्किल्स को डेवलप करता है, टैलेंट्स को, आपको अवेयरनेस क्रिएट करता है आपके अंदर, और अपने आप को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक्सप्रेस करने की। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, जिसको आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, आपके जो स्कूल सब्जेक्ट्स में होता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है, न्यूट्रिशन वगैरह, गेम से जिसे हम बोलते हैं। एजुकेशन फॉर पीस, ये आपके जैसे कि हो गया कि योगा पीरियड हो गया है, अ प्री कंडीशन टू स्नब ग्रोइंग वायलेंस एंड इनटॉलरेंस। तो ये कि एजुकेशन देने के लिए, मॉरल वैल्यूज़ देने के लिए पहले सब्जेक्ट्स भी हुआ करते थे इसके, तो उस बेसिस के लिए बनाया गया है सब्जेक्ट्स। वर्क एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि एक स्किल्स को, नेसेसरी स्किल्स को प्रमोट करता है आपकी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं स्कूल एंड करिकुलम इन्वायरमेंट। स्कूल एंड करिकुलम इन्वायरमेंट क्या कहता है ये, कि अब फोकस करता है कि बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे नर्चर हो रहा है, वहाँ पे उसको कैसे इन्वायरमेंट मिल रहा है बच्चे को स्कूल के अंदर, और करिकुलम के बेस के ऊपर भी होता है। तो बच्चे के इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि बच्चा लर्न करे, सीखे बच्चा कुछ। ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी चेंज्ड। जो ट्रेडिशनल नोशंस हैं, मतलब कि पहले के जो रूल्स रिचुअल्स बने हुए हैं वो चेंज होने चाहिए। डिस्कस नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। अब एक
पेरेंट्स और एक कम्युनिटी को मतलब एक स्पेस मिल जाना चाहिए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस कर सकें, क्योंकि पहले एक सिर्फ बहुत टाइम में मंथ्स में एक मीटिंग होती थी, बस अगर वो अटेंड कर लिया या नहीं करा वो कुछ कंपलसरी नहीं होती थी। बट आज के डेट में हर स्कूल्स में कंपलसरी कर दी गई है पेरेंट टीचर मीटिंग, तो उसके अंदर बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेरेंट्स को भी पता चलती रहती हैं, और पेरेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चे से रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड वो भी टीचर को पता चलती रहती है। Discuss other learning sites and resources like text and books and libraries, laboratories and media, ICT। तो बच्चा जो है वो हर एक साइट्स के बारे में पढ़ना चाहता है, डिस्कस किया जाता है उनके साथ, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको उनके साथ डिस्कस किए जाते हैं, बच्चा वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है। परफॉर्मेंस इज़ नॉट एवरीथिंग। Minimum infrastructure and material facilities and support for planning and flexible daily schedule। कि एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी मटेरियल फैसिलिटीज़ हैं उन सब से भी सपोर्ट किया गया है, एंड उनके साथ प्लान किया गया है। जो भी डेली एक स्केड्यूल होता है वो प्लान कर दिया जाता है, बच्चों को एक टाइम टेबल दे दिया जाता है। तो मेन गाइडलाइंस अब हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन है ये हमारा। जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उनको हम आप एक बार और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। गाइडलाइंस क्या है एनसीएफ की, जो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ हैज़ बीन इनिशिएटेड इन नवंबर 2004। ये जो प्रोसेस था एनसीएफ का बनाने का वो कौन से ईयर के अंदर डेवलप किया गया था, ये इनिशिएट किया गया था 2004 नवंबर के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे बैठक बिठाई गई थी इस एनसीएफ के बारे में रिकमेंडेशंस लेने के लिए। काफ़ी डिफरेंट स्कूल्स के डीन्स, प्रिंसिपल्स वगैरह, एनसीईआरटी के मेंबर्स, टीचर्स सबको बिठाया गया था, एनपी के जितने भी मेंबर्स थे सबको। तो वेरियस स्ट्रक्चर्स लाइक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, ये कमेटी सेटअप की गई थी, और इनके जो प्रोफेसर थे वो कौन थे, प्रोफेसर यशपाल सिंह। तो इनसे बहुत ही ये एमिनेंट पर्सन थे, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है यशपाल सिंह से, जो एजुकेशन पॉलिसी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, तो ये आपको लर्न करना है नेम। 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स ऑन थीम्स ऑफ करिकुलर एरिया, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल कंसर्न्स। तो 21 राष्ट्रीय फोकस ग्रुप को सेटअप किया, उनकी जो थीम थी करिकुलर एरिया को लेकर, करिकुलम से रिलेटेड, सिस्टमैटिक रिफॉर्म से रिलेटेड एंड नेशनल कंसर्न से लेकर, तो कितनी थी वो 21। नेक्स्ट, फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थॉट्स ऑफ द चाइल्ड रेदर देन इंस्ट्रक्टिव। बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी चाहिए, उनके साथ साथ क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स पे फोकस किया गया कि बच्चों के अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को बढ़ावा दिया गया कि बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट करें, बच्चे खुद से ढूंढें, डिस्कवर करें। डिस्करेज किया गया रूट लर्निंग को। इट वर्क्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द यशपाल कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो यहाँ पे ये जो एनसीएफ है 2005 वो किस पे वर्क करता है, जो यशपाल कमेटी है उसके ऊपर वर्क करता है, जिसका मेन मोटिव क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। कंटेंट शुड बी लिंक विद आउटसाइड लाइफ, कि बच्चे की जो बाहर की क्लासरूम से बाहर की लाइफ है, रियल लाइफ है, उससे हमें जोड़ना है। प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इज़ एज फैसिलिटेटर। टीचर का क्या प्राइमरी रोल है, एज अ फैसिलिटेटर, बहुत बार पूछा गया है। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन विद क्लासरूम लर्निंग एंड टू मेक एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल। जो एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एससीईआरटी एंड डाइट्स, इनका भी डेवलपमेंट किया गया। एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर, कि टीचर जब बनते हैं तो टीचर से पहले एक उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे कि उनको नॉलेज हो जाए कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, हर एक चीज़ की। टीचर ट्रेनिंग फॉर स्पेशल नीड्स। एनसीएफ 2005 हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू, कि हमने पढ़ा कि 22 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। एंड लिस्ट वो कौन से स्केड्यूल के अंदर लिस्टेड है, 8th स्केड्यूल के अंदर। एनसीईआरटी गेव ग्रांट 10 लाख रुपीज़ का एनसीईआरटी ने ग्रांट दिया है हर एक स्टेट को, जिसके अंदर कितनी स्टेट्स के बारे में बात की थी हमने, 17 स्टेट्स के बारे में। द एनसीएफ 2005 ड्रॉज इट्स पॉलिसी बेसिस फ्रॉम अर्लियर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन एज लर्निंग विदाउट बर्डन। तो एनसीएफ का यही मोटिव था कि जो बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे लर्न करें विदाउट बर्डन लेके ना काम करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एनसीएफ 2005। अगर आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ हो, हर एक पॉइंट क्लियर हुआ हो, तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे भी एस्पायरिंग टीचर्स आप डालेंगे तो आपको अकाउंट दिख जाएगा, वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। कीप सपोर्टिंग गाइज, वी नीड योर सपोर्ट।
टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं एस्पायरिंग टीचर्स। एंड फेसबुक पेज है हमारा सीटेट एस्पिरेंट्स, क्योंकि मेनली चैनल जो है सीटेट्स के लिए है। हम यहाँ पे सारे ही टीचिंग एग्जाम्स को लेके चल रहे हैं, बीएड, सीटेट, DSSB, KVS, यूपी टेट, तो हर एक पॉइंट्स के भी हम क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व करेंगे। तो अभी हम कुछ टॉपिक्स कवर कर लें, देन हम पॉइंट्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में हम करेंगे। तो अगर आपको आज का लेसन अच्छे से क्लियर हुआ हो तो आप चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितनी जल्दी आप हमें चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना ही आपका भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।